Very good afternoon to all of you. On behalf of Baba Farid Group of Institutions, first of all, I would like to welcome you all on this press meet in Sirsa. Baba Farid Group of Institutions, having a legacy of 30 plus years in this educational field, running a wide array of more than 60 plus courses in different streams like humanities, engineering, sciences, paramedical, fashion designing, fine arts, management, and some other typical courses. So, under the leadership of our Honorable Chairman Dr. Gurmeet Singh Taliwal and our visionary campus director Dr. MP Punia ji, also जी सो आज मैं आपके सामने हमारे कैंपस डायरेक्टर और फॉर्मर वाइस चेयरमैन AICT डॉक्टर MP पूनिया जी का हार्दिक स्वागत करता हूं कि वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे और आपको इस सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करेंगे। हमारे डॉक्टर पूनिया जी इज ए वाइजली academician and respectable administrator in the field of engineering, and in AICT he have served more than 7 years. So आज डॉक्टर MP पूनिया जी हमारे जो इनका एक सपना है कि कैसे हमारे यूथ को कैसे एक अफोर्डेबल एजुकेशन दे के, अलाइंड एजुकेशन दे के उनको सपोर्टिव किया जाए। सो इन्होंने AICT में रहते हुए भी 7 साल ऐसे बहुत से काम किए, एजुकेशन सेक्टर में बहुत से रिफॉर्म्स किए। इन्होंने पहले बीकानेर कॉलेज में इंजीनियरिंग, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में रहते हुए वहाँ पे उस कॉलेज को कहाँ से कहाँ तक लेके गए। तो ये सारे के सारे रिफॉर्म्स उन्होंने किए और इसी प्रचलन को आगे लेके चलते हुए डॉक्टर MP पूनिया जी के इस जो मोटिव है उसको लेके हुए आज भी हमने ये जो यहाँ पे 2 days कार्निवल रखा है। दिस इज आल्सो कि बच्चों को, यूथ ऑफ सिरसा को हमने कैसे उनको काउंसिल किया जाए, कैसे उनको इंस्पायर किया जाए और कैसे हम उनको अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। सो आज मैं आपके सामने निमंत्रण करता हूं कि डॉक्टर MP पूनिया जी को कि वो आपको इस चीज़ के बारे में डिटेल में बताएंगे। और हमारे सभी भाई पत्रकार बंधुओं जो आज सिरसा में हम साथ इकट्ठे हुए हैं, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं। और इतना जोश देख के मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि एजुकेशन के प्रति ये एरिया कितना जागरूक है, शिक्षा के प्रति कितना जागरूक है। शिक्षा बिना समाज नहीं है। समाज अपना तभी आगे बढ़ेगा जब शिक्षा होगी, और शिक्षा सिर्फ स्कूल की नहीं, स्कूल की शिक्षा से अपना काम नहीं चलेगा, अपना विकास नहीं हो सकता, क्योंकि स्कूल एजुकेशन में बच्चा छोटा होता है। उसका पूरी तरह से विकास तभी होगा जब वो करीब 18 साल के बाद जो एजुकेशन लेता है, जब उसकी सोचने की क्षमताएं बढ़ जाती है, इवन उसके अंदर जो पोटेंशियल है। हर बच्चे के अंदर काम करने की कुछ अलग अलग क्षमताएं हैं, भगवान ने सबको अलग अलग दिया है। आप जो साथी बैठे हुए हैं आपका भी अलग अलग सबका पोटेंशियल है, मेरा अलग है, मेरे साथ जो आए हुए, भगवान की एक अलग क्रिएशन है। लेकिन उस पोटेंशियल को शिक्षक निकालता है। उस पोटेंशियल को तब निकलेगा जब वो शिक्षा के मंदिर में कहीं पे जाएगा। उस शिक्षा के मंदिर के अंदर जो एक स्वरूप जीवन का उसका होना चाहिए, उसको ये क्लियर होना चाहिए कि मैंने ये जन्म क्यों लिया है, मैं धरती पे क्यों आया हूँ, मेरी परिवार के प्रति, मेरे समाज के प्रति, मेरे गांव के प्रति, मेरे स्टेट के प्रति, मेरी देश के प्रति, और देश ही नहीं, आज तो दुनिया गांव की तरह से है, मेरी दुनिया में क्या भूमिका हो सकती है, मैं यहाँ पे क्यों हूँ। ये प्रश्न जब तक बच्चे के दिमाग में नहीं आएगा वो विकसित नहीं होगा। और इस प्रश्न का जवाब भी शायद शिक्षक ही देगा कि बच्चा आपकी उपयोगिता क्या है। आज देश के अंदर, और पहले तो अमन मेरा जो परिचय दे रहे थे, मेरी यही जन्मभूमि है, मेरी यही जन्मभूमि है, और मैं चाहता हूँ मेरी कर्मभूमि बने। श्री गंगानगर जो है, श्री गंगानगर के पास में मेरा छोटा सा गांव है, सियागों की डाणी है, वहाँ मेरा जन्म हुआ। फिर मेरी गांव में शिक्षा होने के बाद मैं जयपुर चला गया। जयपुर में मैंने 11 तक शिक्षा ली, और मेरा टारगेट ये था कि देश की टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन हो, उसके अंदर मेरा एडमिशन हो, IITs में एडमिशन हो। लेकिन मेरा नहीं हो पाया। मैं छोटे गांव से था, बड़े शहर में चला गया, शायद मन नहीं लगा, बच्चे दोस्त भी नहीं बन पाए। स्कूल में सबसे बड़ी ये होती है कि आपका कुछ दोस्ताना भी हो, वो नहीं हो पाया, और मेरा IIT में एडमिशन नहीं हो पाया। लेकिन मैंने छोड़ा नहीं इसको। मेरा पॉलिटेक्निक बीकानेर में एडमिशन हुआ, जो 3 साल का डिप्लोमा का कोर्स होता है, वो मैंने किया। लेकिन फिर भी मेरा ये था कि मेरे को इंजीनियर बनना है। करते करते प्रयास करते करते मेरा जोधपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया।
वहाँ फिर मैंने 3 साल की और पढ़ाई की। वहाँ जाने के बाद भी मेरे मन में था कि मेरे को आईआईटी में जाना है, देश की टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर जाके पढ़ना है। प्रयास करते करते मेरा आईआईटी दिल्ली के अंदर मास्टर्स में एडमिशन हो गया। आईआईटी दिल्ली हमारे देश का सर्वोच्च संस्थान है तकनीकी शिक्षा के अंदर। आईआईटी दिल्ली से मैंने मास्टर्स किया, लेकिन फिर भी मेरे को लगा कि मैं गाँव का हूँ, शायद मेरी इंग्लिश भाषा पे भी इतना बड़ा कमांड नहीं है। हर टाइम मेरे को इन्फिनिटी महसूस होगी। जैसे ही मन बोलने लगा, साथियों की आवाज़ आई ना कि इंग्लिश नहीं है ना, पर दुनिया आजकल वो इंग्लिश भाषी है। आज अपने विचार रखने अगर दूसरे देशों में कहीं जाने जाते हैं, पहुंचते हैं, तो उसके बिना काम नहीं चलता। तो मेरे दिमाग में ये था कि यार मैं गांव का हूं, मैं साधारण परिवार का हूं, किसान परिवार का हूं, तो मेरे अंदर कुछ अलग से विलक्षण अगर प्रतिभा जग के आती है, कुछ मैं कर पाता हूँ। मैंने वहाँ पे आईआईटी दिल्ली में एमटेक के बाद पीएचडी में एडमिशन ले लिया, और पीएचडी मेरी हुई 7 साल के अंदर। पीएचडी साधारणतः 3 साल में हो जाती है, 2.5 में हो जाती है, 4 में हो जाती है। खैर मेरी टफ टाइम होता रहा। 7 साल में मेरी आईआईटी दिल्ली में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैंने पीएचडी किया। और मैं राजस्थान के अंदर एनआईटी जयपुर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, अपने हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एनआईटी है, ऐसा ही राजस्थान में जयपुर में है, पंजाब में जालंधर में है। ऐसे हर स्टेट में एक एक एनआईटी है, नेशनल इंस्टीट्यूट है जो भारत सरकार चलाती है। मैं सबसे कम उम्र का प्रोफेसर वहाँ पे बन गया एनआईटी जयपुर के अंदर आके। तो मेरे लिए बड़ा एक था कि मैंने कुछ जगह हासिल की, मैंने कोई रास्ता अचीव किया। वहाँ रहते रहते मेरे को बीकानेर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रिंसिपल बनने का मौका मिला। 6 साल मैंने वहाँ पे काम किया। वहाँ पे भी मेरे पास करीब गांव के 6000 बच्चे थे। वहाँ से फिर मैं जयपुर वापस आ गया एनआईटी में। चंडीगढ़ जाने का मौका मिला। चंडीगढ़ एक भारत सरकार का संस्थान जो टेक्निकल टीचर्स को ट्रेनिंग देता है, मैं उसका डायरेक्टर बना। और वो करते करते फाइनली मेरा दिल्ली के अंदर जो पूरे देश की तकनीकी शिक्षा रेगुलेट होती है एआईसीटी में, उसका वाइस चेयरमैन बना। और वाइस चेयरमैन रहते हुए 6 साल जो भी अमन कह रहे हैं कि काम किए। लेकिन मेरी इच्छा, मेरा दिल गांव में ही है कि मेरे गांव के बच्चे को जिस रास्ते से मैं कठिनाई से चला, क्या मैं उस रास्ते पे एक आराम से उस बच्चे को ले जा सकता हूं, क्या ये मेरी दिली इच्छा है। और ये सोचते हुए धालीवाल साहब जो बठिंडा के अंदर बाबा फरीद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, मेरा पुराना उनसे जुड़ाव था। मैंने कहा धालीवाल साहब मेरे को आपसे मिलकर काम करना है, और हमने शुरुआत की है। बठिंडा अपने नज़दीक है, सबसे नज़दीक अपने लिए जो है, विशेष रूप से अपनी बच्चियों के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आज के दिन 100 बच्चे अगर 12वीं की परीक्षा पास करते हैं अपने देश में, 100 बच्चे अगर 12वीं करते हैं, चाहे वो साइंस, कॉमर्स, आर्ट जो भी सब्जेक्ट ले, 100 में से 27 बच्चे ही ऐसे होते हैं जिनको कॉलेज में जाने का मौका मिलता है। 73 का तो अपने को पता ही नहीं है वो कहाँ चले गए हैं। अमेरिका जैसा राष्ट्र है, वहाँ पे अगर 100 बच्चे 12वीं करते हैं तो 87 बच्चों को हायर एजुकेशन में जाने का मौका मिलता है। हायर एजुकेशन मैं ये कह रहा हूँ जहाँ पे बच्चे में समझ आती है, बच्चा जो है अपना रास्ता तय करना सीखता है। इंग्लैंड जैसे देश हैं वो भी विकसित है, उनके 70 बच्चों को मौका मिलता है। जापान में 70 बच्चों को मौका मिलता है, मलेशिया में 60 को मिलता है। अपना नेबर चाइना जिसको कहते हैं अपन, असी आगे बढ़ाएंगे, चाइना तो आगे बढ़ना है। चाइना में 55 बच्चों को मौका मिलता है जो 100 बच्चे 12वीं करते हैं, अपने 27 को ही मिल रहा है। और 27 तो पूरे देश का एवरेज है, जिसमें साउथ वगैरह तो बहुत आगे है एजुकेशन में। आप सोचो अपना हरियाणा कहाँ है। मेरे को नहीं लगता 12-15 से ज़्यादा 100 में से हमारे बच्चे जा पाते हैं। और 12-15 में से अगर लड़कियां देखो आप, ये तो टोटल है 12-15, तो लड़कियां देखो, लड़कियों की संख्या बहुत कम है। लड़की को एक तो दूर अपन एजुकेशन के लिए नहीं भेज सकते, सिक्योरिटी के भी इश्यूज होते हैं, अपने इतना अभी ग्रामीण परिवेश में इतना माहौल भी नहीं है। तो मेरा आज आने का उद्देश्य ये है कि बठिंडा में जो इंस्टीट्यूशन बाबा फरीद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो बनाई हुई है, जिसके गुरमीत सिंह धालीवाल साहब चेयरमैन है, उनके पास आज भी मकान नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं वो। ऐसा संस्थान है जो एक तरह से ये मानो कि हज़ारों बच्चों को तो फ्री एजुकेशन दे रहा है। हमारे पास 1500 एससी के बच्चे, एससी समाज के बच्चे हैं, जिसमें 750 लड़कियां हैं जो वहाँ पे शिक्षा ले रही है। और कोई ऐसे कोर्स का नाम लो आप, मेडिकल एमबीबीएस के अलावा कोई कोर्स का नाम लो, वो हमारे पास कोर्स है। न हमारा बच्चा जो निकल रहा है उसको डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है, न वहाँ पे किसी तरह की जो एक लत लग जाती है बच्चों को, या खराब दिशा में चल जाता है। वो हमारे वहाँ पे ऐसा माहौल है, एक मंदिर शिक्षा का इस तरह से बना हुआ है, जिसके अंदर कोई चांस नहीं है, और जॉब की भी दिक्कत नहीं आ रही है बच्चों को। आर्थिक जो कमजोर है, मेरिट वालों को तो आपने कहा 100% है, तो उसका नहीं बताया आर्थिक रूप से कमजोर है उसका। सर वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का जब बच्चा अप्लाई करेगा ना, तो डिपेंडिंग अपॉन कि उसका क्या क्राइटेरिया है। अच्छा, कई बार ऐसे बच्चे भी हमारे पास पढ़े हैं जिनकी पूरी की पूरी एजुकेशन भी हमने फ्री की है। हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे आएंगे जिनका माँ बाप ही नहीं था और कोई उनको है नहीं, उनको सर यहाँ तक कि हमने हॉस्टल भी फ्री दिया। वो डिपेंड किया जाता है कि क्या सिनेरियो, हमारी टीम आती है,
हमारे पास जो टीम है, हमारे पास वो रिटायर्ड बंदे हैं, वो उनको विजिट करते हैं, फैमिली को देखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो प्रपोज करते हैं कि इस बच्चे को कहाँ तक स्कॉलरशिप दी जाए। इसमें मैं ऐड करूंगा, जो टेक्निकल प्रोग्राम है हमारे, विशेष रूप से जो कंप्यूटर की एजुकेशन है, इंजीनियरिंग की एजुकेशन है, उसमें 10% सीटें हमारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है। जो एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग होगा और इसमें फाइनेंशियली वीकर है, उन बच्चों के लिए 10% मेरिट बनेगी ओपन, उसके अंदर उनकी पूरी फीस माफ़ है। कुछ ट्यूशन फीस का छोटा मोटा हिस्सा 5-7 हज़ार रुपये साल के, 10 हज़ार रुपये ऐसे हैं, बाकी उनकी पूरी फीस माफ है। इकोनॉमिकली वीकर है बट मेरिट के अंदर वो आ रहा है, तो 10% सीटें उनके लिए अवेलेबल हैं। सर डिटेल तो आपने काफ़ी बता दी, ये और बता दीजिए कि 2025 और 26 का सेशन कब से शुरू हो रहा है, कल नए बच्चे जो हैं कब से हो? हाँ, हमारे यहाँ पे 1 अगस्त से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जो पढ़ रहे हैं उनकी 15 अगस्त से, अदरवाइज हमारी 1 अगस्त से क्लासेस शुरू हो रही हैं। सभी सेशन, सभी मतलब सभी कोर्सेज की।